तो आज पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये चैप्टर छोटा सा है और इसके कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसके सारे कंसेप्ट पढ़ो, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं नीट में और वो कंसेप्चुअल रहते हैं। छोटे से छोटे कंसेप्ट अगर आपको इस चैप्टर के नहीं पता होंगे तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके इंडेक्स में क्या है, पहले हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद एम फेज पढ़ेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद मियोसिस पढ़ेंगे एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आर यू अवेयर डैट ऑल ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है ना, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल और प्लांट। तो मैं आपको छोटा से छोटा कंसेप्ट बताऊंगा, 0 to बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट दोनों। इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। मतलब आपने अगर एलिफेंट देखा होगा, तो जो एलिफेंट होती है, तो एलिफेंट भी इतना बड़ा है, तो ये भी क्या होता है, छोटे से एक सिंगल सेल से ही डेवलप होता है। अब कैसे डेवलप होता है, सपोज मान लो कि एक स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म और फीमेल गेमिट ओवम, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये सिंगल सेल होता है। अब जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस डिवीज़न होते हैं और डिवीज़न होने के बाद इतना बड़ा हाथी बनता है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल से ही डेवलप होते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या फिर चाहे उसकी साइज़ कितनी भी बड़ी हो, छोटा ही क्यों ना हो, तो वो सब किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। आप अगर सोचोगे तो ये सिंगल सेल जो है जाइगोट से एलिफेंट कैसे बना, ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन हो ऐसे टिक कर दो। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, इंडेड ऑफ लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to 2 daughter cell each time they divide। अब देखो इसको समझो कि all cell reproduce by dividing into 2। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, all cell reproduce। अब ये जब इसमें डिवीज़न होगी तो 2 सेल बनाएंगे, ठीक है। तो 2 सेल बनाएंगे तो ये सेल तो डैमेज हो जाएगा ना, मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये 2 न्यू सेल बनेंगे। तो वही कह रहा है कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 विथ पेरेंटल सेल हैविंग गिव राइज टू 2 डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। अब देखो ये 2 पेरेंटल सेल बन गए ना, अब ये फिर डिवाइड होंगे तो क्या बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे, ठीक है। और ये डिवाइड होंगे तो कितने बनाएंगे, ये भी 2 सेल बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी माइटोसिस डिवीज़न होता है, ये भी हम आगे देखेंगे, तो जब भी माइटोसिस डिवीज़न होता है उसमें 2 सेल बनते हैं, मियोसिस होता है तो उसमें 4 सेल बनते हैं। तो अभी तक इतना ही कंसेप्ट समझो। दीज न्यूली फॉर्म डाउटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। तो देखो इसको बोलते हैं पेरेंटल सेल, इसको क्या बोलते हैं, डाउटर सेल, ठीक है। अब देखो ये जो सेल बना ये डाउटर सेल है, तो इसका ये पेरेंटल सेल हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि दीज न्यूली फॉर्म डाउटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। अब ये जो फिर डाउटर सेल बने हैं ना, ये फिर ग्रो करेंगे और ग्रो करके डिवाइड करेंगे 2 सेल में, ठीक है। तो अब ये जो डिवाइड किए तो ये डाउटर हो गया और ये पेरेंटल सेल हो गया, समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट है गिविंग राइज टू ए न्यू सेल पॉपुलेशन। अब देखो ऐसे क्या होगा, एक सेल पॉपुलेशन तैयार होगा। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन का कंसेप्ट समझो। जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो एक जैसे सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। या फिर समझ लो एक जाति के समूह, कोई भी एक जाति है उसका एक समूह है,
तो उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। हो सकता है वो खरगोश का एक ग्रुप हो, एक टाइप के स्पीसीज हों खरगोश और उनकी ग्रुप हो, तो वो एक पॉपुलेशन हो गया। एक टाइप के ह्यूमंस हैं और वो एक ग्रुप में रहते हैं, तो वो क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए। जैसे इंडिया में जितने भी ह्यूमंस हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन, क्योंकि सारे इंडियंस एक जैसे होते हैं, उनकी स्पीसीज एक है। अब जितने भी अफ्रीकन ह्यूमंस हैं उनकी एक अलग पॉपुलेशन हो जाती है, अफ्रीकन पॉपुलेशन। तो ऐसे पॉपुलेशन का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे सेल डिवाइड कर करके क्या बना लेता है, एक पॉपुलेशन बना लेता है। दैट इज़ फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ सिंगल पेरेंट सेल। अब सिंगल पेरेंट सेल से ये क्या हुआ, पॉपुलेशन बन गया। एंड इट्स प्रोजेनी, देखो डॉटर सेल को ही क्या बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells। समझ में आया क्या? ये कह रहा है कि साइकिल, ग्रोथ और डिवीज़न ऐसे, जैसे मान लो ये एक सेल है, ग्रो किया, ग्रो करने के बाद डिवाइड किया, 2 बना, फिर 2 से 4 बना, ऐसे फिर 4 से 8 बन जाएगा। तो 4 से 8 बन जाएगा, तो ये जो 8 हुए ये क्या हो गए, मिलियंस ऑफ सेल बना लिया। और किससे बन रहा है, सिंगल सेल से बन रहा है। तो ये कह रहा है कि साइकिल ऑफ ग्रोथ, मतलब अब देखो पहले ये ग्रो किया, फिर डिवाइड किया, फिर ये डॉटर सेल बनाया, तो डॉटर सेल पहले क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो ग्रो एंड डिवीज़न अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये थी बेसिक कंसेप्ट सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का। अब हम देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होते हैं, तो देखो कह रहा है कि सेल डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए सेल डिवीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो किस तरह इंपॉर्टेंट होंगे, जब आप ये चैप्टर समाप्त करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ ए सेल DNA रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। अब देखो इसको समझो, सपोज़ मान लो ये एक सेल है, तो आपको पता है कि सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में DNA होता है। तो अगर ये डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 2 सेल बनाएगा और दोनों में न्यूक्लियस और DNA होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि देखो इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, और दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो फिर सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस न्यूक्लियस को डुप्लीकेट होना पड़ेगा, मतलब डबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये डबल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, DNA रेप्लिकेशन। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होती है, तो जो DNA होता है वो रेप्लिकेट करते हैं और अपने नंबर्स को डबल करते हैं। मतलब DNA रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, DNA से DNA का फॉर्मेशन, तो DNA रेप्लिकेशन होता है और DNA डबल बन जाती है। जब DNA डबल बन जाती है तो पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। तो यही कह रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीज़न DNA रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस, ठीक है। अब जैसे देखो ये एक सेल है, तो ये सेल अपना साइज़ ग्रो करता है और ग्रो करते करते अगर मान लो इसको डिवाइड करना होगा तो डिवाइड करेगा, अदरवाइज़ ये डिवाइड नहीं करेगा, अपना ग्रो करेगा और ग्रो होके एक कांस्टेंट सेल साइज़ और सेल वॉल्यूम पे कांस्टेंट हो जाएगा और वैसा का वैसा बना रहेगा। तो अब देखो ये कह रहे हैं कि ऑल these process that like cell division, DNA replication and cell growth hence have to take place in coordinate way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। ये जो होते हैं कोऑर्डिनेट मैनर्स में होते हैं। कोऑर्डिनेट मैनर्स मतलब क्या होता है कि पहले जो होता है वो DNA रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, DNA रेप्लिकेशन के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवाइड होगा। तो ये सब क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट मैटर में हो रहा है। अगर DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा तो फिर न्यूक्लियस डबल नहीं होगा, और न्यूक्लियस डबल नहीं होगा तो फिर सेल डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे। तो इसलिए इसको क्या बोला है, कोऑर्डिनेट मैनर्स बोला है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, मतलब DNA ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या होता है कि बाई विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब DNA, जीनोम का मतलब होता है DNA।
तो synthesis in the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle. तो समझिए सेल साइकिल क्या होता है. The sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle. अब देखो, all thought cell growth in term of cytoplasmic increase is a continuous process. ठीक है, अगर जैसे ये सेल है तो सेल का ये न्यूक्लियस है, तो ये ग्रोथ हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है, ये अपना साइज बिग करेगा, इसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज होंगे. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्रीज होंगे, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होगा वो चेंज होगा. तो ये कह रहे हैं डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल. जो डीएनए सिंथेसिस होता है ना, वो अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल. सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में ही डीएनए का सिंथेसिस होता है. वो जब हम पढ़ेंगे आगे, तो ये जो एस फेज है, आपको इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. तो ये सब देखने वाले हैं, अभी बेसिक चीज़ें देख रहे हैं. द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डाउटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अब जो मैंने बताया था कि जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल में पहले क्या हुआ कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो बनाया. ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये सेल डिवाइड होगा और ये सेल डिवाइड होगा तो दो बनाएगा. तो देखो, दो सेल बनाया तो इसके जो न्यूक्लियस है वो क्या हुए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 99.9% सेम ही होते हैं. जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा उसमें. दीज इवेंट आर देम सेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल. और ये जो सेल डिवीज़न प्रोसेस होती है, किसी सेल का ग्रो करना, उसका डिवाइड करना, वो क्या होता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है. तो ये भी इम्पोर्टेंट रखो. ठीक है, अब देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं, तो और ये डायग्राम भी आपको इम्पोर्टेंट है देखना है. ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल. अब देखो, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा. जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो प्लांट सेल भी होते हैं और एनिमल सेल भी होते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर. तो जो ह्यूमन सेल है, अभी यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है वो ह्यूमन सेल का लिया गया है. दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर. मतलब जो ह्यूमन सेल है एवरी 24 आवर पे एक बार डिवाइड करता है. तो अब जैसे मान लो ये ह्यूमन सेल है, तो ये क्या हुआ, डिवाइड किया माइटोटिक डिवीज़न. तो माइटोटिक डिवीज़न में दो सेल बनाएगा, टू डाउटर सेल बनते हैं. ठीक है, अब अगले नेक्स्ट 24 आवर के बाद ये दोनों डिवाइड होंगे. तो ये डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा और ये डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा. समझ रहे. फिर अगले 24 आवर पे ये डिवाइड होकर दो बनाएगा, ये डिवाइड होकर दो बनाएगा, ये डिवाइड होकर दो बनाएगा और ये डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा. समझ गए. तो जो ह्यूमन सेल है वो कितने टाइम के बाद डिवाइड होता है, 24 आवर पे. हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. मतलब अब ऑर्गेनिज्म का मतलब पता है ना, प्लांट और एनिमल. तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. अब ह्यूमन का इतना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अदर एनिमल का या फिर किसी अदर प्लांट का सेम ही होगा. वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप. ये भी डिपेंड करता है कि सेल का टाइप कैसा है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ही कई सारे सेल होते हैं जो ऑल सेल डिवाइड नहीं होते 24 आवर पे. ठीक है, कुछ सेल होते हैं जो जिनके टाइम पीरियड डिफरेंट होते हैं. तो ये वेरी करता है सेल टाइप टू सेल टाइप. अब कह रहे हैं कि ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट. मतलब जो ईस्ट होता है वो सेल साइकिल अपने कंप्लीट करता है कितने मिनट में, 90 मिनट में. ठीक है, ह्यूमन कितने कर रहा था, 24 आवर में. जो ईस्ट है वो कितने देर में कर रहा है, 90 मिनट में. तो अब देखो, जो सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज है. जो सेल साइकिल होती है वो टू बेसिक फेज में डिवाइड होती है. कौन सी, एक इंटरफेज और एक एम फेज, जिसे माइटोसिस फेज कहते हैं. ठीक है, ये टर्म याद रखो, माइटोसिस. ठीक है, तो इंटरफेज और माइटोसिस फेज.
तो अभी हम इस डायग्राम से समझते हैं ये डायग्राम। तो देखो इंटरफेस जो होता है वो फर्दर 3 स्टेजेस में होता है, G1, S एंड G2। ठीक है, तो अगर मान लो कोई सेल है, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, तो ये ग्रो करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये जो ग्रो करेगा इसको ही क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। मतलब पहले तो ग्रो किया, ठीक है, मतलब डिवाइड होने लायक बना, तो वो ग्रो किया, तो इसको क्या बोले, इंटरफेज। ठीक है, ये हो सकता है इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद या तो डिवाइड करे या नहीं करे। तो इंटरफेज के भी 3 स्टेज होते हैं, G1, S एंड G2। तो जो सेल की एक साइकिल होती है इंटरफेज, वो होती है G1, S और G2। इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और इंटरफेज को भी क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये अपना ग्रोथ कंप्लीट कर लेगा तो क्या आएगा, डिवीज़न, M फेज, मतलब माइटोटिक फेज आएगा। ठीक है, तो माइटोटिक फेज में जो आप पढ़ेंगे अभी माइटोसिस, उसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब ये स्टेज कंप्लीट करेगा तो M फेज जब पढ़ोगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनोसिस, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनोसिस। ठीक है, तो सेल के स्टेज समझ गए। सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज, उसके बाद क्या होता है, M फेज। तो अगर इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो अब देखो, द M फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीज़न या माइटोसिस अकर्स। मतलब क्या है कि जो M फेज है वो एक्चुअल डिवीज़न शो करता है। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज ग्रोथ फेज होती है, ग्रोथ के बाद क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो एक्चुअल डिवीज़न को क्या बोलते हैं, M फेज, जिसे माइटोसिस डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेज। अब इसका मतलब समझो, सपोज मान लो एक सेल है, ठीक है, तो ये प्रिपेयर हुआ ग्रोथ, इसका ग्रोथ होगा और ये प्रिपेयर होगा फॉर डिवीज़न। अब ये इसके पास 2 चॉइस होंगे, या तो ये सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाएंगे, या फिर इसके पास ये ऑप्शन होगा कि ये ऐसे का ऐसे ही रह जाए। 2 ऑप्शन थे, ये ग्रो करने के बाद क्या हुआ, या तो डिवाइड हुआ या फिर सेम टू सेम रह जाए। तो ये कह रहा है कि इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेज। मतलब कि 2 सक्सेसिव M फेज, माइटोटिक फेज है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, M फेज बोलते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, ये डिवाइड हुआ, ठीक है, डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेल थे 2, इसमें से एक क्या हुआ, इंटरफेज में गया और ये फिर डिवाइड हुआ और 2 बनाया। तो देखो, इसके और इसके डिवाइड होने के बीच में जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम लगा, इसको बोलते हैं इंटरपीरियड। ठीक है, तो डिवीज़न के बीच का जो 2 माइटोटिक डिवीज़न के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज। इसको हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल को मैंने बताया था आपको कि जो उसका एवरेज टाइम पीरियड होता है वो उसका कितना होता है, 24 आवर होता है। सेल डिवीज़न प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। अब जो सेल का डिवीज़न होता है वो सिर्फ लास्ट के आवर में होता है। जैसे मान लो कोई ह्यूमन का ये सेल है, ठीक है, तो ये ह्यूमन सेल, इसको डिवाइड करना है, तो इसका जो इंटरफेस पीरियड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स, सपोज मान लो 90% ये जो होती है वो इंटरफेस स्टेज होती है। जो 10% स्टेज होती है वो उसको माइटोटिक डिवीज़न होती है। ठीक है, तो 24 आवर का लास्ट का 1 मिनट में ही सिर्फ डिवाइड होता है, बाकी के 23 आवर में वो क्या होता है, इंटरफेज में होता है। मतलब कि G1, S और G2 फेज में होता है, वो ग्रोथ करता है। ठीक है, द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सॉरी यहाँ 90 मैंने लिख दिया था। तो जो इंटरफेज होता है वो अप्रॉक्स मोर देन 95% होता है। ठीक है, जो डाटा NCERT में लिखी है वही आपको याद रखनी है। तो ये आप याद रखो कि जो इंटरफेज होती है लास्ट मोर देन
95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब होता है कि सपोज मान लो ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस होती है, तो जो माइटोटिक डिवीज़न होता है, तो अब ये इंटरफेज इसका कंप्लीट हो गया। सपोज मान लो ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसका इंटरफेज कंप्लीट हो गया। अब ये माइटोटिक एम फेज में चला गया। तो एम फेज जो होती है ना, एम फेज, इसमें 2 स्टेज होती है। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होता है, इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद अब ये कैसे हो जाएगा, ये सेल इस स्थिति में हो जाएगा, मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस। अब उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, मतलब कि अब सेल का डिवीज़न होगा। तो जब सेल का डिवीज़न होगा तो 2 अलग अलग सेल बना लेंगे और न्यूक्लियस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरफेज थ्रो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इट इज़ द ड्यूरेशन विच सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न बाई अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो, जो इंटरफेज होती है उसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वो हम डिटेल में आगे देखेंगे जब माइटोसिस डिवीज़न डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन ऑर्डर मैनर, मतलब कि सबसे पहले क्या होता है, ग्रोथ होता है, रेप्लिकेशन होता है। जब ये G1 स्टेज होती है, फिर S और G2। तो G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, वो हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो मेनली ये याद रखो, S में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो ऑर्डर मैनर में होता है। ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस में ही होता है। अब देखो, जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, G1, S और G2। ठीक है, तो G1 को बोलते हैं गैप 1, S फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज और G2 को बोलते हैं गैप 2। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, ये एक सेल साइकिल की डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको G1 दिख रही है। देखो, ये एम फेज है ना, तो एम फेज के जस्ट बाद ये एम फेज यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट है। तो एम फेज के जस्ट बाद G1 है। ठीक है, और G1 के बाद क्या है, S फेज है, एंड S फेज के बाद क्या है, G2 फेज है। ठीक है, तो G1 को क्या बोलते हैं, गैप 1, S को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, एंड G2 को बोलते हैं गैप 2। अब देखो, हम इसको देखते हैं। G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, S फेज में जो होती है वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जो G1 है, इसको क्या बोल रहा है कि एम फेज, ये एम फेज और ये एस फेज, तो एम फेज और एस फेज के बीच में जो इंटरवल होता है उसको क्या बोलते हैं, G1 फेज बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और वो ग्रो करता है, कंटिन्यूसली ग्रो, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। मतलब सेल पहले क्या करता है, G1 फेज में ग्रो करता है और उसका डीएनए जैसा का तैसा रहता है, रेप्लिकेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये जैसे पॉइंट लिखा है ना G1 के बारे में, वैसे ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि एस और सिंथेसिस फेज, तो मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, अब देखो इसको समझो। जैसे ये एक सेल है, तो इसमें एक न्यूक्लियस होती है। जब ये डिवाइड होता है तो 2 सेल बनाता है, तो 2 सेल बनाता है तो इसमें भी न्यूक्लियस होती है। तो माइटोसिस में क्या होता है, इन जनरल समझो, अभी इसका कंसेप्ट बाद में बताऊंगा मैं, कि अगर इसका डीएनए 2n है तो माइटोसिस डिवीज़न होती है। तो माइटोसिस डिवीज़न के बाद जो नए सेल बनते हैं, डाउटर सेल या प्रोजेनी सेल बोलते हैं, उसके भी डीएनए अमाउंट होते हैं वो 2n ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2n है तो इसका जब डिवीज़न होगा तो आधा आधा हो जाएगा, n और n हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएनए का अमाउंट सेम रहता है माइटोसिस डिवीज़न में। ठीक है, तो अब सेम रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इस डीएनए को डबल करना पड़ेगा डिवीज़न से पहले। तो इसको डबल करने को क्या बोलते हैं, डीएनए सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन। तो माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए नीट में, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज, रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज, डीएनए अमाउंट डबल इन विच फेज। तो कैसे भी पूछे आपको क्या बोलना है, एस फेज और वो डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, ठीक है, अमाउंट डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ डिनोटेड एज 2C। अब डीएनए के अमाउंट अगर मान लो कि इसने, ये तो मैंने क्रोमोजोम के नंबर 2n के रेस्पेक्ट में बताया, अगर मान लो ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस का अमाउंट कितना है, 2C है, ठीक है, देन इट इंक्रीज टू 4C, तो ये क्या हो जाएगा, 4C होगा। इसमें डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। ये कब होगा, एस फेज में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो G1 फेज होता है इसमें डीएनए का अमाउंट कितना होता है। अगर सपोज मान लो G1 में 2C है तो एस फेज में कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। वही G2 में कितना हो जाएगा, अब G2 में फिर उतना ही हो जाएगा ना, 4C हो जाएगा। G2 के बाद जब माइटोसिस डिवीज़न होता है तो माइटोसिस डिवीज़न में क्या हो जाएगा, डिवीज़न जब होगा तो डिवीज़न के बाद जो डॉटर प्रोजेनी सेल बनेंगे तो उसमें फिर से क्या हो जाएगा, 2C और 2C हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सब देखने वाले हैं कि मेटाफेज में जो क्या होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है, इसमें डीएनए का अमाउंट कितना रहता है, कैसे डिवीज़न होता है, ये सब प्रोसेस अभी देखने वाले हैं। ये सब अभी बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि देन इट इंक्रीज टू 4C। ये क्या हो जाता है, ऑब्वियसली जब एस फेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, सिर्फ अमाउंट डबल होता है। नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम कितने रहते हैं, सेम रहते हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम सेम रहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मान लो इसका अमाउंट 2C है और नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम 46 है तो एस फेज में भी नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 46 ही रहेगा। G2 में नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 46 ही रहेगा। और फिर जब डॉटर सेल होंगे उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम कितने होंगे, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम 46 ही होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम डबल किस में होता है, ये सब भी हम देखने वाले हैं। तो अभी G1S और G2 में कंसेप्ट समझो कि G1 में कितना है, GS में ये नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम और अमाउंट ऑफ डीएनए का कंसेप्ट याद रखो। G1 में अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है तो एस फेज में कितना हो जाएगा, 4C। G2 में कितना हो जाएगा, 4C। उसके बाद जो डाउटर सेल बनेंगे उसमें आधे आधे हो जाएंगे, 2C। वही जब नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम की बात करता है तो नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम 46, 46, 46 एंड 46, मतलब G1S और G2 में नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम, G1S G2 में नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम सेम ही रहते हैं। समझ में आई। इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड, अब देखो अब प्लॉयडी की बात करता है। इफ़ द सेल हैज डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम एट G1 आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम रिमेन द सेम 2n। वही बात बोला कि अगर ये मैंने 46 डायरेक्ट लिख दिया, अगर ये नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम ऐसे 2n डिनोट किया, आपको पता होगा, तो ये भी 2n ही होगा। तो एस फेज में भी कितना होगा, 2n ही होगा नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम, और G2 फेज में भी नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम कितना होगा, 2n ही होगा, ठीक है। ये जो C है अमाउंट ऑफ डीएनए है और N जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली बात है, जो सेल होता है उस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी किधर होगा, न्यूक्लियस में होगा। इन एनिमल, ठीक है। एनिमल कहने का मतलब क्या है कि जो यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किधर होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। अब इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें सेंट्रियोल होते हैं, आपने पढ़ा होगा सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेल, तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है, ठीक है। ये कब होता है, ड्यूरिंग एस फेज। ड्यूरिंग एस फेज क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। मतलब जो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल होता है उसका भी डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर एक सेंट्रियोल है तो वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिंथेसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, ठीक है। ड्यूरिंग G2 फेज क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीज़न। एडल्ट में कुछ सेल जो होते हैं वो डिवीज़न एग्जिबिट नहीं करते, जैसे हार्ट सेल एक बार फॉर्म हो गया तो वो डिवीज़न उसमें नहीं होती है। मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली
इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपका स्किन होता है, स्किन पे कोई इन्फेक्शन होता है, स्किन डैमेज हो गया, तो उसको कवर करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, सेल फिर से डिवाइड होता है और डिवाइड होकर फिर से नया सेल फॉर्मेशन कर लेता है, फिर न्यू स्किन फॉर्मेशन हो जाती है। तो ओकेजनली मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तब डिवाइड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ह्यूमन बॉडी एडल्ट फॉर्मेशन हो गया और फिर आपका सेल डिवाइड करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ प्लांट में होती है कि सेल डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट का जो ग्रोथ है वो हमेशा ही होते रहता है, ठीक है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल्स में एक लिमिटेड ग्रोथ शो होता है। तो सेल डिवीज़न क्या होता है, ओकेजनली होते हैं, जब वो नीडेड होते हैं, एज नीडेड टू द रिप्लेस सेल दैट हैज़ बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी या सेल डेथ। समझ में आया? दीज सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज। अब देखो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था एक बार नीट में। अब यहाँ पे एग्जिट लिखा है ना, तो एग्जिट लिखना, दीज सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज। जीवन फेज से एग्जिट हो जाता है। मतलब अब देखो समझाता हूँ मैं कि जब आपका जो सेल साइकिल है, ठीक है, तो सेल साइकिल में ये एम फेज हो गया और ये इंटर फेज हो गया, ठीक है। अब इंटर फेज में भी आपको 3 पार्ट हैं, G1, S और G2। तो अगर सेल को डिवाइड होना होता है, सपोज मान लो कि ये सेल है, सेल का ये जो इंटरफेज है, तो इंटरफेज कंप्लीट किया, माइटोटिक डिवीज़न में गया, डिवीज़न हो गया, ठीक है। अब जो नए प्रोजेनी बने हैं, सपोज मान लो ये नए बने हैं, तो ये इसको अगर डिवाइड नहीं करना होगा, अगर मान लो इसको डिवीज़न फेज़ में नहीं जाना होगा, इसको डिवाइड नहीं करना होगा, अगर डिवाइड करना होगा तो ये G1 S G2 में जाएगा। अगर डिवाइड नहीं करना होगा तो एग्जिट कौन सा फेज़ करेगा, एग्जिट G1 फेज़, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। तो ये क्या होगा, ये G1 फेज़ से एग्जिट हो जाएगा और G1 फेज़ से एग्जिट हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, G0 स्टेज। और ये जो सेल होता है, ये जो सेल होगा G0 स्टेज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, G0 स्टेज में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखो और ये हमेशा याद रखो, एग्जिट G1 फेज़। ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जिट माइटोटिक फेज़, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? मतलब कि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक ये G0 फेज़ से वो G1 में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर G1 में चला गया, G1 से S फेज़ में चला गया, तो S फेज़ और G2 में चला गया तो उसका डिवीज़न होगा ही होगा। आपने कैंसर के बारे में सुना होगा, तो कैंसर में क्या होता है कि जो सेल का कंट्रोल होता है वो जेनेटिकली, मैंने इसमें फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो सेल का कंट्रोल होता है वो जेनेटिकली होता है। तो वो जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है और जो सेल G0 में जाना चाहिए वो G0 में नहीं जा पाता और वो उसका क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवीज़न होते रहता है। मतलब एक सेल से 2 बना, 2 से 4 बना, ऐसे डिवीज़न होते रहते हैं, 4 से फिर ऐसे माइटोटिकली डिवीज़न होते हैं, तो ऐसे बनते रहते हैं। तो कैंसरस सेल ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर वो कंट्रोल शो करते हैं, जैसे कंट्रोल क्या होता है कैंसर सेल में, कि अगर ये सेल है और ये एक दूसरा सेल है, ये दोनों अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो इसको पता है कि अब इससे ज़्यादा इसको ग्रो नहीं करना है, ठीक है। तो ये बोलता है बेटा अब रुक जाओ, तो ये रुक जाते हैं। पर अगर यही क्या हो, जेनेटिकल कंट्रोल इस पर लॉस हो जाता है, तो ये कांटेक्ट में आने के बाद उसको पता नहीं चलता है, फिर वो क्या होगा, कांटेक्ट में आने के बाद भी उसका डिवीज़न होते रहेगा, तो वो टाइप क्या होते हैं, कैंसरस सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन, इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीज़न इज़ ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। अब यहाँ पे आपको एक टर्म है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। तो आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, एक तो सोमैटिक और दूसरा जो होता है वो जर्म सेल होता है। तो जर्म सेल जो होता है वो ओवम बनाता है या फिर स्पर्म बनाता है। जो सोमैटिक सेल होते हैं वो आपके जो सोमैटिक सेल होते हैं वो आपके ऑर्गेन्स के सेल होते हैं। जो भी आपके ऑर्गेन्स के सेल होते हैं वो क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। और जो जर्म सेल होते हैं वो स्पर्म वगैरह ओवम बनाने के फॉर्म में काम करते हैं। मतलब इसको रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं और इसको सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो 2 टाइप के सेल होते हैं आपके बॉडी में, 2 ही टाइप के सेल होते हैं, सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव। तो सोमैटिक सेल का जो प्लॉइडी होता है 2n होता है, ठीक है। और जो जर्म सेल का प्लॉइडी होता है इसका भी 2n होता है। तो यहाँ पे देखो
ये कह रहा है कि एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही होता है, मतलब सिर्फ इसमें होता है। जर्म सेल में आपका माइटोटिक डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि जर्म सेल में जो, देखो जर्म सेल का कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि जर्म सेल में क्या होता है कि आपको स्पर्म बनाना होता है, और स्पर्म का जो डीएनए लेवल होता है वो एन होता है, मतलब आधी होती है। तो अब आप देखो माइटोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो आधी नहीं होती है, ठीक है। तो जर्म सेल में आपको क्या करना है, डिवीज़न करने से वो उसको आधी करनी है, तो माइटोटिक डिवीज़न से होगा क्या, नहीं होगा ऑब्वियसली। और सोमैटिक सेल में क्या है कि सोमैटिक सेल को जैसे का तैसे बनाना है, मतलब अगर 2n है तो सोमैटिक सेल से, अब अगर मान लो आपका स्किन का सेल है तो स्किन का ही सेल बनाना है ना, तो स्किन का सेल बनाना मतलब उसको भी 2n ही बनाना है। तो जो 2n से 2n बनाना है, तो अगर सेम टाइप का क्रोमोसोम नंबर चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, माइटोटिक डिवीज़न होना चाहिए, माइटोटिक, ठीक है। और जब क्रोमोसोम का नंबर आधा करना है तो उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखो कि जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल, अब सोमैटिक सेल में आप मियोसिस करोगे तो सोमैटिक सेल से मियोसिस करोगे तो उसका नंबर अब आधा हो जाएगा ना, और सोमैटिक सेल से सोमैटिक सेल बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिकल कंट्रोल में होता है, सोमैटिक सेल से सोमैटिक सेल ही बनेंगे, ठीक है। तो और ये आधी होने की कैपेसिटी किस में होती है, सिर्फ जर्म सेल में ही होती है, तो जर्म सेल में मियोसिस होती है। However, there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis। अब हैप्लोइड सेल भी क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हैप्लोइड सेल भी, अब देखो सिंपल से आप याद रखो कि अगर n से n बनाना है तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, और 2n से 2n बनाना हो तो क्या होगा, इसमें भी माइटोसिस होगा। लेकिन 2n से n बनाना हो तो क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि n से 2n हो जाए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कभी। तो ये किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, डबल हो जाए। एक कंडीशन में पॉसिबल है, जब आपको पता है कि सेल डिवीज़न पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। सपोज मान लो इसमें एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हुआ है, तो सबसे पहले डिवीज़न किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। तो ये अगर मान लो इसका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड कर रहा है तो एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो ये प्लॉइडी लेवल इसकी क्या होती है, ये हम बाद में कंडीशन देखेंगे, इसको पॉलीन्यूक्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं, तो ये कंडीशन बाद में देखने वाले हैं अभी। तो अब देखो ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखने वाले हैं एम फेज। अभी कुछ एग्जांपल्स है, ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी जो होता है, अब देखो मेल हनी बी क्या होता है, हैप्लोइड सेल होता है जिसमें माइटोसिस डिवीज़न होती है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन सो माइटोटिक डिवीज़न इन बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लॉयड। अब ये कंसेप्ट भी आप याद रखो, जो प्लांट होते हैं वो हैप्लोइड और डिप्लॉयड दोनों में ही माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। समझ में आई क्या ये कंसेप्ट आपको। एनिमल में सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, ऑब्वियसली बात है, एनिमल ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो 2n ही होते हैं, तो उनके जो सोमैटिक सेल होते हैं उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट कैन सो माइटोटिक डिवीज़न इन बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लॉयड सेल, ठीक है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, ये कंसेप्ट आप याद रख सकते हो ना कि किस में माइटोसिस डिवीज़न होगा, किस में। अब मान लो कोई हैप्लोइड सेल है, ठीक है, इसमें आप मियोसिस कराओगे क्या, नहीं कराओगे ना, ऑब्वियसली बात है। एन से क्या होगा, हाफ एन पॉसिबल नहीं है, आपको पता होगा जब आप जेनेटिक्स वगैरह पढ़े होगे तो उसमें आपको पता होगा ये हाफ एन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो भी क्रोमोसोम का नंबर होता है वो मल्टीपल ऑफ एन होता है, मतलब n×1, n×2, n×3, उसका आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट है, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ योर एग्जाम्पल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज स्टेज विच माइटोक्लिस सीन इन हैप्लोइड सेल। अब ये आपको प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको दिखेगी, जिसमें हैप्लोइड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लोइड, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में आपको देखने को मिलती है, तो वो आप वहाँ आप एग्जाम्पल देख लो एक बार। बस ये कंसेप्ट याद रखो कि जो प्लांट होते हैं उसमें हैप्लोइड और डिप्लॉयड दोनों में ही क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं एम फेज, मतलब माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि एनसीईआरटी से ही आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट समझो, बाकी सब फालतू है, ठीक है।
दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। अब आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे ही पूछेगा कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल क्या होता है, तो एम फेज होती है, सिंपल सी बात, इन्वॉल्विंग ए मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ virtually all component of the cell since number of chromosome in the parent and progeny cell is the same। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो माइटोटिक डिवीज़न होता है, अगर मान लो कि ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल, और ये डिवाइड होकर बनाया प्रोजेनी, तो इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल और इसको बोलते हैं डाउटर सेल, तो इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा, क्रोमोजोम आर प्रेजेंट पेरेंट एंड प्रोजेनी इन सेम, मतलब अगर इसमें क्रोमोजोम 2n है तो इसमें भी क्या होगा 2n और 2n ही होगा। ऐसा नहीं कि डिवीज़न के बाद क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये क्या है, माइटोसिस। देखो माइटोसिस का एक टर्म होता है माइटोसिस, या इसको बोलते हैं माइटोटिक, दोनों ही टर्म यूज़ करते हैं, माइटोसिस और माइटोटिक। तो 2n से 2n ही बनेगा। और अगर मान लो n है, सपोज मान लो ये सेल है n है और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये भी जो होंगे ये भी n होंगे और ये भी n होंगे, और ये डिवीज़न क्या होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल क्यों, क्योंकि इसका नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, ठीक है, डिवीज़न के बाद भी। थ्रू द convenience mitosis has been divided into 4 stages। न्यूक्लियर डिवीज़न, अभी जो एम फेज़ है मतलब माइटोटिक फेज़ है, इसको 4 फेज़ में डिवाइड किया है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। इसका आपको सीक्वेंस भी याद करना है कि पहले क्या होता है प्रोफेज़, उसके बाद क्या आता है मेटाफेज़, उसके बाद क्या आता है एनाफेज़ एंड उसके बाद क्या आता है टीलोफेज़। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो अभी तक ये आप याद रखो, अभी तक मैंने जो भी कंसेप्ट बताया, बेसिक कंसेप्ट, उसको आप फिर से अच्छे से देखो और अच्छे से याद करो, और इसके बाद जो लेक्चर होंगे अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने ऐसे दोस्त को भी शेयर कर दो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। सो ऑल द बेस्ट। और नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यूअस और मेहनत के साथ करो, क्योंकि देखो नीट में सिलेक्शन आपकी 2 ही चीज़ से होती है, एक हार्ड वर्क और दूसरी कंटिन्यूटी। इसको कभी भी मत छोड़ो जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।